दीपक वोरा है और जैसा कि सारी दुनिया कहती है, मैं भारत का बहुत खूबसूरत राजदूत हूँ। इस समय मैं अफ्रीका के 3 देशों में, दक्षिण सूडान, लिसोथो, गिनी बिसाऊ में वहाँ के लीडर्स का विशेष सलाहकार हूँ, और भारत में कारगिल और लेह जो यूनियन टेरिटरी और लद्दाख है, वहाँ पर मैं विशेष सलाहकार हूँ। हमारी एक मूवमेंट है शेपिंग यंग माइंड्स, ये ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन की है। तो मैं पूरे भारत में घूमा हूँ, विदेशों में घूमा, लगभग 50 लाख बच्चों से, यंग माइंड्स और नॉट सो यंग माइंड से बातचीत की। उनको बताने की कोशिश करते हैं कि हमारी दुनिया किस दिशा में जा रही है अगले 10 साल में। 50 साल या 40 या 30 की मैं बात नहीं करता, क्योंकि तब तक तो मैं मर चुका हूँ। तो 10 साल में क्या हो रहा है, दुनिया के मेगा ट्रेंड्स, मेन मूवमेंट क्या है, हम उसकी बात करते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहली चीज जो हम दुनिया में देख रहे हैं कि पश्चिमी देश बूढ़े हो रहे हैं और पूर्व के देश जवान हो रहे हैं। सबसे ज्यादा जवान देश आज दुनिया में भारत है, यंगेस्ट कंट्री। अब इसका सबसे बड़ा परिणाम क्या होता है? 15 साल से कम का जो बच्चा होता है उसकी कंजम्पशन ज्यादा होती है, प्रोडक्शन नहीं होती। और जो 65 साल से ज्यादा का बुजुर्ग है उसकी भी कंजम्पशन ज्यादा है, उपभोग ज्यादा है, उसका उत्पादन उतना नहीं है। तो 15 से 64 साल की उम्र के जो लोग होते हैं उनका प्रोडक्शन ज्यादा होता है, उनका कंजम्पशन इतना नहीं होता। और आज जो हम देख रहे हैं भारत में 100 करोड़ व्यक्ति, 100 करोड़ भारतवासी हैं 15 से लेकर 64 साल तक। तो इस प्रोडक्टिव ताकत को कोई रोक नहीं सकता। ये पहली बार मानव इतिहास में हो रहा है कि एक ही देश में 100 करोड़ प्रोडक्टिव लोग हैं। ये पहली चीज हमको याद रखनी। उसी के साथ साथ एक अंग्रेजी में शब्द है मीडियन एज। मीडियन एज का मतलब होता है कि आधी जनसंख्या उससे ज्यादा है, आधी जनसंख्या उससे कम है। भारत की मीडियन एज है 28 साल। इसका मतलब आधी जनसंख्या भारत की 28 साल से कम है, आधी जनसंख्या 28 साल से ज्यादा है। मेरी तरह 28 साल से कम है आधी जनसंख्या, आपकी तरह 28 साल से ज्यादा है जनसंख्या। पश्चिमी यूरोप की 44 साल है, जापान की 47 साल। प्रत्येक 4 पश्चिमी यूरोपियों में से एक 60 साल से ज्यादा है, प्रत्येक 3 जापानियों में से एक 60 साल से ज्यादा है, प्रत्येक 12 भारतवासियों में से एक 60 साल से ज्यादा है। और अनुमान विशेषज्ञों का यह है कि 2040, आज 20 साल बचे हैं, जापान में 14 साल की उम्र से कम आपको कोई नहीं मिलेगा। और हम मजाक में कहते हैं कि आप लोग बच्चे पैदा करने भूल गए हैं, हम आपको सिखा देंगे, हमें आते हैं। हम तो वह बच्चे पैदा कर मजाक करते हैं। तो फिर ये आपको देखना है कि यूथिफिकेशन ऑफ इंडिया, जवानीकरण भारत का हो रहा है और बुढ़ापाकरण पश्चिमी देशों का हम देख रहे हैं। समझ गए ना कि जो मैं बता रहा हूं। अब ये पहली मूवमेंट है। दूसरी, शिक्षा। जब मेरा जन्म हुआ था 1951 में, तो 97% भारतवासी कभी पढ़े नहीं थे और 97% भयंकर दरिद्रता में रहते थे। जब मैं मरूंगा, भयंकर दरिद्रता और असाक्षरता, इलिटरेसी, ये जो 2 दुश्मन है विकास के, भारत ने इन दोनों को हरा दिया होगा। ये हम तीसरी चीज देख रहे हैं, शिक्षा पे जोर। 50,000 कॉलेज हैं आपके, 15 लाख स्कूल हैं और 32 करोड़ विद्यार्थी हैं। ये पहली बार मानव इतिहास में एक ही देश में 32 करोड़ विद्यार्थी, 50.2% हमारी बेटियां हैं। सोचिए, ये ताकत को कौन रोक सकता है? प्रति सप्ताह
ये गूगल जो कंपनी है उन्होंने ये अनुमान लगाया प्रति सप्ताह एक टेक्नोलॉजी आती है जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है प्रति सप्ताह। और ये जो टेक्नोलॉजी आती है ये नौजवान लोग ज्यादा आसानी से अपनाते हैं, बुजुर्गों को दिक्कत होती है। तो अगर दुनिया का सबसे जवान देश, पढ़ा लिखा देश, वो इस टेक्नोलॉजी को अपनाए आसानी से, कौन रोक सकता है इस उभरती हुई ताकत को? बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति 3 बार भारत आए थे, पहली बार अमेरिकी इतिहास में 3 बार देखने के लिए कि भारत में क्या हो रहा है। वो स्कूलों में गए, कॉलेजेस में गए, फिर वापस जाते हैं अमेरिका और अमेरिकी बच्चों को कहते हैं कि मैंने भारत में करोड़ों बच्चों को देखा है जो मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं ताकि आपको हरा सके। ये मैंने नहीं कहा, ये बराक ओबामा ने। मैं ऑब्जर्व एनालिस्ट हूं, मैं दुनिया देखता हूं और समझने की कोशिश करता हूं। अगर 3 बार वो आता है, वो देखना चाहता है कि ये चमत्कार भारत में क्या हो। तो ये 2 चीजें, पहले हमारा जवानीकरण, यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और फिर पढ़ाई। तीसरी चीज जो हम देख रहे हैं, आर्थिक शक्ति पश्चिम से पूर्व को। दुनिया की सबसे बड़ी जो आर्थिक शक्ति है आज परचेजिंग पावर पैरिटी यानी मार्केट वैल्यू में, वो चीन की है $23 ट्रिलियन। ट्रिलियन में 12 शून्य होते हैं, उसको 70 से 71 से मल्टीप्लाई करो तो कितने लाख करोड़ है आपको पता लग जाएगा। 23 ट्रिलियन। अमेरिका है 19 ट्रिलियन, भारत है 12 ट्रिलियन, जापान है 6 ट्रिलियन। ये तीसरा हम ट्रेंड देख रहे हैं, पश्चिम से पूरब में इकोनॉमिक पावर। भारत का जो निजी धन है, जिसे हम प्राइवेट वेल्थ कहते हैं, वो $8.2 ट्रिलियन है। $8.2 ट्रिलियन। मेरे आंकड़े नहीं है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के हैं। $8.2 ट्रिलियन की हमारी निजी धन है, जो दुनिया में 6ठी सबसे बड़ी, 6th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। और ये हम खर्च किस पे करते हैं? नंबर 1 खूबसूरत बनने में, अच्छे कपड़े पहनते हैं। देखिए मुझे ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, मालूम है आपको 6.5 लाख गांव और शहर है हमारे देश में, 6.5 लाख, और हमारे पास 1.5 करोड़ ब्यूटी पार्लर है। 1.5 करोड़। मैं भी जाता हूँ ब्यूटी पार्लर में, बाल कटवाने जाता हूँ, उसको भी तो ब्यूटी पार्लर कहते हैं हमारी महिला। दूसरा हम खर्च करते हैं पैसा अच्छे खाने पीने में, जिसे हम सोचते हैं वो स्विगी, पिग्गी, टोमेटो, जोमेटो, सबको हम इस्तेमाल करते हैं। वी आर स्पेंडिंग मनी। तीसरा ट्रैवलिंग। 130 करोड़ भारतवासियों ने पिछले साल 200 करोड़ विजिट्स किए जिस शहर में रहते हैं उससे बाहर। इसका ये मतलब नहीं सब भारतवासी ने किए, किसी ने 40 किए हों, किसी ने 50, किसी ने, लेकिन औसत के तौर पे हमने 200 करोड़ किए 135 करोड़ भारतवासियों के लिए। इसका मतलब हम ट्रैवल कर रहे हैं। 160 करोड़ मोबाइल कनेक्शंस हैं 135 करोड़ की आबादी के लिए, और उसमें से 100 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन्स हैं। तो जब ये नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हम लोग घूम फिर रहे हैं, आर्थिक शक्ति हमारे पास है, प्राइवेट वेल्थ हमारे पास है, कौन रोक सकता है? ये मानव इतिहास में पहली बार ये कन्वर्जेंस हो रहा है। और फिर आपकी सैनिक शक्ति, सबसे शक्तिशाली दुनिया में फौज यूनाइटेड स्टेट्स, इसका कोई संदेह नहीं है, बहुत पैसा खर्च करता है। नंबर 2 रूस, नंबर 3 चाइना, नंबर 4 आपका देश भारत। तब देखिए, ना ही वेल्थ में, ना ही मिलिट्री स्ट्रेंथ में, ना ही आविष्कार में यूरोप कहीं नहीं है। वो 15% लोग जिन्होंने 200 साल तक 85% पर हुकूमत की, आज वो घबरा गए। ये हम देखते हैं, रोज देखते हैं। ताकत खत्म हो गई, पैसा खत्म हो गया, लेकिन घमंड अभी खत्म नहीं हुआ, वो भी हल्के हल्के। मजाक के तौर पे मैं कहता, ये तो सच्ची बात है कि ब्रिटेन में एक मंत्रालय है, आपको मालूम है, अकेलेपन के लिए, जो लोग अपने आप को अकेला महसूस कर, एक मंत्री है, अंग्रेजी में उसको लोनलीनेस कहते हैं, लोनलीनेस का एक मंत्री है, और कहते हैं कि हमारे पास ब्रिटेन में 9 मिलियन 90 लाख लोनली लोग हैं। अभी कैसे ये फिगर पे आते हैं मुझे मालूम नहीं, पर 90 लाख, और उनमें से बहुत सी हैं 80 साल से ज्यादा विधवा महिलाएं जिनके पास बहुत पैसा है।
अब मैं मजाक की बात बता रहा हूं। जब मुझे पता लगा, मैंने कहा कि भाई अगर इनको दोस्ती की जरूरत है ना, मैंने कहा मैं अपनी फोटो भेज रहा हूँ, देखो कितना खूबसूरत है। मेरी फोटो देख के कहते हैं हाँ अकेले जरूर है पर इतने अकेले नहीं है, आपकी जरूरत। ये मैं मजाक कर रहा हूँ भारत के साथ। अब जिस देश में अकेलेपन का मंत्री है तो क्या क्या हो रहा है वहां पर? यहां पर जो युवा ऊर्जा आप देख रहे हैं, वो लोग थक चुके हैं। यहाँ की युवा शक्ति देखिए, वो बुढ़े हैं, वो अपने अतीत पर जिंदा है। हम पे 200 साल ये संदेश पे आप फैलाइए, 200 साल उन्होंने हुकूमत की क्योंकि हमने गलतियां की। शिवजी महाराज ने कोशिश की, बहुत से बहादुर लोगों ने कोशिश की, लेकिन हम लोग एक नहीं हो पाए, हमने गलतियां की। ये हम सब जानते हैं, क्योंकि वो देश जो अपना अतीत भूल जाता है उसका भविष्य नहीं होता, हमें याद है। और अब हम ये प्रण करते हैं, जितने नौजवानों से मैं बात करता हूँ, आपके जो प्रधानमंत्री हैं उनका ये प्रण है, मंत्रिमंडल का है, हर भारतवासी का है कि भगवान से माफी मांगते हुए उसे कहते हैं कि अब अपना भविष्य हम खुद रखेंगे ताकि हम दूसरा ना देख सकें। ये हमारी ताकत है। अब हमारे आने वाले जो साल हैं, हम खुद फैसला करेंगे हमें किधर जाना है। अब भारत का आत्मविश्वास वापस आया है, भारत का आत्मसम्मान वापस आया है। ये जो उरी में हमने स्ट्राइक की थी, उसकी धरती में घुसकर उसको मारा। आपके प्रधानमंत्री ने एक भाषण में कहा था, भले ही आप सहमत हो ना सहमत हो, उनका समर्थन करें ना करें, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। उन्होंने क्या कहा था एक भाषण में कि अगर भारत को तंग करोगे और पाताल में भी छुपोगे, पाताल से निकाल के ला के मारूंगा, क्योंकि माफ करना मेरी फितरत नहीं। और ये जो हमारे विंग कमांडर अभिमान को उन्होंने गिरफ्तार किया था ना, जब जंग हुआ ये उरी स्ट्राइक के बाद, तो प्रधानमंत्री ने इलेक्शन स्पीच में कहा था पतन में, गुजरात में, कि हमने संदेश भेज दिया था कि इस आदमी को 24 घंटे में छोड़ दो, नहीं तो आप पूरी दुनिया से शिकायत करोगे कि मोदी ने बहुत मारा था। सुनिए ये क्या कह रहे हैं और समझिए ये नई ताकत। जो बॉम्बे में हुआ था कांड, अब फिर कभी नहीं होगा। अब हमारी ताकत अलग है। उरी में जो हमने किया था, ये दुनिया को संदेश है। हमने मणिपुर में, म्यांमार, बर्मा में भी एक किया था, आपको मालूम है, आपने सब देखा है, सुना है, लिखा है। अब सारी दुनिया चौकन्नी हो गई है कि अब ये भारत चुप नहीं बैठेगा। ये नया भारत है और ये संदेश हम अपने नौजवान बच्चों को देना चाहते हैं कि उठिए। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था, नया भारत प्राचीन भारत से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होगा क्योंकि भारत जाग रहा है। ये 130 साल पहले स्वामी जी ने कहा था, वही भारत आज जाग रहा है। और एक बॉलीवुड का गीत है जो मेरा संदेश दुनिया के लिए है कि आप जागिए, भारत को देखिए, देखिए कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अब देखिए क्या हो रहा है इस देश में। ओके, दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स यहाँ आते हैं। अफ्रीका के 3 राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जिनका मैं विशेष सलाहकार हूँ। एक अपना इलाज करने नहीं आया, तो हमने उनका इलाज कर दिया। मुझे कहते हैं आप अपने आप को विकासशील क्यों कहते हैं? मैं कहा क्यों सर? कहते जो कुछ मैंने यहाँ देखा, आप तो किसी पश्चिमी देश से ज्यादा बड़े हुए आगे। मैंने कहा सर आपने इंटीरियर नहीं देखा भारत का, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आपको जहां, जब मैं छोड़ा था तो एक एड इंडिया कंसोर्टियम होता था, वो हम लोग वर्ल्ड बैंक ने बनाया था, ये देश भारत की मदद करते थे, आप तो शायद जानते होंगे। इसका था एड इंडिया कंसोर्टियम, दूसरे देशों से हम मदद लेते थे। अब तो आपको पता है 2004 के बाद किसी से हम मदद नहीं, बल्कि हम 150 देशों की मदद करते हैं। यहाँ तक कि सितंबर में इस गरीब भारत ने अमीर रूस को 7,000 करोड़ रुपए का उधार दिया रूस के विकास का। आज से 20, 30, 40 साल बाद जब लोग इतिहास लिखेंगे, इसका अध्ययन करेंगे ये कैसे हो गया कि एक विकासशील गरीब देश एक विकसित देश को 7,000 करोड़ रुपए का उधार देता है। ये वो देखिए, स्वच्छ भारत अभियान 100%। अब हम लोग ओपन डेफिकेशन फ्री, वो ठीक है, 2, 4, 10, 50, 2,000, 10,000 पर जहां 135 करोड़ की बात है वो अलग। इसका भी अध्ययन होगा, बड़े बड़े विश्वविद्यालय में लोग पढ़ेंगे। मैं तो जानता हूं
जैसे भारतीय रेलवे का वो इतिहास पढ़ते हैं, या इसका ये हरी क्रांति के बारे में किताबें लिखी गई हैं, स्वच्छ भारत के बारे में किताबें लिखी गई हैं। ये कैसे हो गया, इन्होंने कैसे कर दिया? यही जवाब देता हूँ, हम भगवान तो नहीं हैं, लेकिन हम भारतवासी हैं, भगवान के बिल्कुल साथ हैं। जब कुछ करना चाहते हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। यही मेरा संदेश था। आप लोग आए, आपका आभारी हूं। ये संदेश फैला दीजिएगा। नाराज हो, निराश मत हो। निराशावाद हमें ताकत नहीं देती, हमारी ताकत खींच देती है। आशावाद, वो हमारी आवश्यकता है। हमें जितने डॉक्टर हैं, मैं तो एक डॉक्टर के स्कूल में बैठा हूँ, संस्कार इंटरनेशनल स्कूल, उनसे ये मेरा अनुरोध है कि एक बहुत जबरदस्त इंजेक्शन आशावाद का हर भारतवासी को दो, ताकि आशा हमारे जीवन में आए। ओके, आपके प्रधानमंत्री भी यही संदेश पहुंचा रहे हैं पूरे देश में। वो पुराना भारत आ गया, ये नया भारत, ये किसी की जागीर नहीं है, ये अपने लोगों का भारत है। आप सबका है, मेरा है, मेरा भी उतना है जितना गरीब से गरीब भारतवासी का, उसका वही अधिकार है जो मुझे है। ये हमारा सब। धन्यवाद आपका।